हमारे पूरे सोलर सिस्टम में साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कुछ रोमांचक नई दुनियाएं। ये है ड्वार्फ प्लैनेट्स। ये छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनमें है ढेरों पहेलियां। सतह के नीचे है समुद्र, बर्फीले ज्वालामुखी और गायब होते पहाड़। ड्वार्फ प्लैनेट्स छोटे, महत्वहीन और बोरिंग होते हैं। ये भ्रम पिछले कुछ साल में ही टूटा है। ड्वार्फ प्लैनेट्स ऐसे कई नियमों को तोड़ते हैं जो हमारे हिसाब से सोलर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। साइंस के हिसाब से ड्वार्फ प्लैनेट्स बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसके साथ ही ये हमें हमारी दुनिया की शुरुआत के बारे में भी बताते हैं। आप माने या ना माने, इन पर भी जीवन हो सकता है। यूनिवर्स कैसे काम करता है, ड्वार्फ प्लैनेट्स इससे जुड़ी हमारी समझ को बदल रहा है। इन्होंने शुरुआती प्लैनेट्स को खुराक दी होगी और वहां शायद जीवन के बीज भी बोए होंगे। ड्वार्फ प्लैनेट्स सोलर सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हो सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 बड़े प्लैनेट्स हैं, लेकिन और भी कई छोटी दुनियाएं हमें मिल रही हैं। इन्हें कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। हमें लगता था कि ये तो बस चट्टान के निर्जीव टुकड़े हैं, लेकिन हम इन्हें जितना ज्यादा स्टडी करते हैं, ये उतने ही हैरत अंगेज और पेचीदा नजर आते हैं। मैं ये सोच सकता हूँ कि ये चीजें बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं होंगी। ये शायद बिना एटमॉस्फेयर वाली पथरीली बर्फीली दुनिया होंगी जो बस मौजूद हैं। लेकिन पता ये चल रहा है कि ये बात सच्ची नहीं है। वहां बहुत कुछ चल रहा है। ये ऐसी दुनियाएं हैं जिनकी बनावट और इतिहास भी बहुत दिलचस्प है, और ये हमें सोलर सिस्टम के बारे में बता सकती है। साइंटिस्ट्स को लगता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सैकड़ों ड्वार्फ प्लैनेट्स हो सकते हैं। कोई प्लैनेट कितना बड़ा होना चाहिए कि उसे सिर्फ एक ड्वार्फ प्लैनेट ना कहा जाए? अंदरूनी सोलर सिस्टम में हमारे 4 बड़े प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और बाहरी सोलर सिस्टम में 4 बड़े प्लैनेट्स तो हैं ही, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन बाहरी सोलर सिस्टम में कई ऐसी बॉडीज हैं और वो इतनी बड़ी हैं और गोल भी हैं, तो क्या हम उन्हें प्लैनेट्स मानते हैं? सबसे मशहूर ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो। (1930) में इसकी खोज हुई और उसके 70 साल बाद ही इसे एक प्लैनेट का दर्जा मिला। लेकिन 2005 में एस्ट्रोनॉमर्स को एक नई गोल चीज नजर आई, एरिस। ये प्लूटो से ज्यादा बड़ा है और नेपच्यून से आगे परिक्रमा करता है। अगर हम प्लूटो को एक प्लैनेट कहते हैं तो एरिस को क्या कहेंगे? क्या वो एक प्लैनेट है? अगर इसके जैसी और चीजें मिलती हैं तो वो भी प्लैनेट्स होंगे। तो जब माइक ब्राउन और उनकी टीम ने एरिस को खोजा तो एक नई बहस छिड़ गई कि आखिर किसी प्लैनेट की परिभाषा क्या है। ये सलाह भी मिली कि हर गोल चीज को प्लैनेट कहा जाना चाहिए। पर ये आइडिया अपने आप में अजीब है। वो दिन कब के बीत चुके हैं जब हम आसमान में चंद्रमा की तरफ देखते थे और कहते थे कि ये प्लैनेट नहीं है। हमें सोलर सिस्टम में जो गोल चीजें दिखती हैं वो हमारे हिसाब से प्लैनेट नहीं थी। तो हमें एकदम नई तरह से सोचना शुरू करना पड़ा कि सोलर सिस्टम में चीजों के बारे में ऐसा क्या खास बात है और हम उन्हें कैसे क्लासिफाई करें। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने नियम बदल दिए और इन नन्ही दुनियाओं के लिए एक नया शब्द गढ़ा, ड्वार्फ प्लैनेट्स। अभी तक हम ऐसे सिर्फ 6 की पहचान कर सके हैं। इनमें से 5 हैं प्लूटो अपने चंद्रमा शैरन के साथ, लाल रंग का सैडना, चमकदार और दूर दराज एरिस, माके और बीन के आकार का ह्यूमिया। ये सूर्य से खरबों किलोमीटर की दूरी पर है, काइपर बेल्ट में, नेपच्यून से काफी दूर। हमें इनके बारे में बहुत कम पता है। ऐसे और बहुत से ड्वार्फ वर्ड्स होंगे जो खुद को खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। छठा ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस अंदरूनी सोलर सिस्टम में मौजूद है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट में पृथ्वी से 42 किलोमीटर दूरी पर परिक्रमा करता है।
एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद सोलर सिस्टम का एक इलाका है और यहीं पर ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स हैं। ये सोलर सिस्टम के निर्माण के वक्त बचा हुआ मलबा है। सोलर सिस्टम के शुरुआती वर्षों में छोटी चट्टानें एक दूसरे के साथ टकराई, आपस में जुड़ी और उनसे बने पथरीले अंदरूनी प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स भी इसी तरह वजूद में आए। सीरीज का आकार काफी बड़ा होने लगा था। ये एक प्लैनेट बनने वाला था कि फिर से ये सिलसिला रुक गया और इसी बात ने इसे बाकी सबसे बड़ा बना दिया। तो फिर सेरेस को ड्वार्फ प्लैनेट्स क्यों कहते हैं? प्लैनेट क्यों रही? कोई प्लैनेट बनने के लिए इसे 3 शर्तों को पूरा करना होता है। पहली, इसे गोल होना चाहिए। दूसरी, ये सूर्य की परिक्रमा करे, किसी और की नहीं। तीसरी बात, इसके परिक्रमा क्षेत्र में मलबा नहीं होना चाहिए। सेरेस ने सिर्फ 2 शर्तों को ही पूरा किया। ये गोल है लेकिन छोटा है। इसका व्यास है सिर्फ 960 किलोमीटर, यानी टेक्सास जितना। ये सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन इसने अपने रास्ते से मलबा साफ नहीं किया। ये घिरा है एस्ट्रॉइड से, इसीलिए ये एक प्लैनेट नहीं बन पाया। बेशक हम इन चीजों को ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं, लेकिन स्मॉल और ड्वार्फ का मतलब महत्वहीन नहीं होता है। लेकिन छोटे होने से जुड़ी कुछ समस्याएं होती हैं। जब किसी कम उम्र ड्वार्फ प्लैनेट का पिघला कोर ठंडा हो जाता है, तो जियोलॉजिक एक्टिविटी को चलाने वाला हीट इंजन भी ठंडा हो जाता है। हमें लगता था कि सीरियस एक बड़ी और बेजान चट्टान भर होगा। ये एक छोटी बॉडी है जो बहुत पहले ठंडी हो गई होगी। यहाँ कुछ खास नहीं हो रहा होगा, लेकिन सीरियस तक पहुँचने तक पता चला कि सच तो इससे बिल्कुल उलट है। मार्च 2015, नासा का डॉन प्रोब सीरियस पर पहुंचता है। डॉन स्पेसक्राफ्ट सीरियस के करीब पहुंचा तो वहां वो क्रेटर्स और सतह देखी जिसकी हमें उम्मीद थी, और फिर अचानक कोई बहुत ही रहस्यमय चीज सामने आ गई। एक क्रेटर्स में 2 चमकदार स्पॉट्स थे, जैसे कि 2 आंखें हमें घूर रही हों। साइंटिस्ट के लिए ये एक पहेली थी। उन्होंने सोचा, क्या है ये? बर्फ है? ये चीज फ्रेश लग रही थी। वो सोचने लगे कि ये क्या है। साइंटिस्ट को ऐसे 100 से भी ज्यादा सफेद रहस्यमय स्पॉट नजर आए। इनमें सबसे बड़ा था 80 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर ऑकिटोर। ये पृथ्वी पर मिलने वाली एक चीज से बने होते हैं। ये है सोडियम कार्बोनेट, एक तरह का नमक, जबकि ऐसी उम्मीद थी नहीं। हमें लगता है कि सेरेस पर मौजूद इन सॉल्ट्स की उम्र काफी कम है। शायद ये सिर्फ 40 लाख साल पुराने होंगे। जियोलॉजी के हिसाब से ये जैसे बीते कल की ही बात हो। और ये बात बहुत अजीब है, राइट? ये बहुत पुरानी बात नहीं कही जा सकती है। ये यूं है जैसे अभी हो रहा हो आज। जिस दुनिया को बहुत पहले मरा मान लिया गया था, उस पर सॉल्ट के ये धब्बे कैसे आए? प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट जेनी रेडीबॉक का मानना है कि इससे जुड़ा एक सुराग कैलिफोर्निया के एक मोनोलेक में मिल सकता है। तो मैं यहाँ हूँ और वहाँ सामने वो खूबसूरत झील मौजूद है। मैं इस वक्त इस बड़ी सी सफेद चीज पर खड़ी हूँ। ये व्हाइट डिपॉजिट्स कभी इस झील का हिस्सा हुआ करते थे। इस झील में काफी कुछ घुल गया था, और जब ये पीछे हटी तो पानी के भाप बनकर गायब होने के बाद जो बचा वो आपके सामने है। और ये जो है ये सॉल्ट्स है, यानी नमक, और ये नमक दानेदार है। मैं इसे चख कर देखती हूँ। हाँ बिल्कुल, ये खारा है, ये नमक है। पानी के भाप बनकर उड़ने से लेक मोनो का नमक क्रिस्टलाइज होता गया। इसके बनने का सिर्फ यही एक तरीका है। रिसर्चर्स का मानना है कि सेरेस पर भी यही प्रोसेस जारी है। इसका मतलब है कि उसकी सतह के नीचे पिघला पानी होगा। लेकिन एस्ट्रॉइड बेल्ट के बेहद ठंडे माहौल में ऐसा कैसे? ये ब्राइट स्पॉट्स क्रेटर्स के बीच वाले हिस्से में मौजूद हैं। ये सतह की दरारों में है और इससे पता चलता है कि ये मटेरियल सतह के नीचे से ऊपर आकर इस पर फैल रहा है।
ये उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि सीरस के सतह के नीचे पिघला हुआ पानी हो सकता है। हमें नहीं पता कि क्या चीज इस पानी को गर्म रखे हुए है। शायद चंद्रमाओं के गुरुत्व से जुड़ी रस्साकसी अंदरूनी हिस्से को गर्म रखे हुए है, लेकिन सीरस किसी भी बड़ी चीज के नजदीक नहीं है। तो शायद हम ये समझ ही नहीं पाए कि पथरीले प्लैनेट्स काम कैसे करते हैं, लेकिन शायद अंदरूनी हिस्से को गर्म करने के लिए एनर्जी का कोई स्रोत या तरीका होगा जिसे हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। सेरेस पर पिघला हुआ पानी कैसे है, ये जानने के लिए हमें 4 अरब 60 करोड़ साल पीछे लौटना होगा। सूर्य के बनने के दौरान जो मलबा बचा, उसके आपस में जुड़ने से ड्वार्फ प्लैनेट्स बन गए। जब ये आकार लेने लगे तो ज्यादा भारी और पथरीला मटेरियल बीच वाले हिस्से में फंस गया, जिससे बना एक गर्म और पिघला हुआ कोर। स्लशी वाटर आइस तैरकर ऊपर पहुंच गई। कुछ वक्त ये तरल रही, लेकिन कोर के ठंडे होने पर ये जम गई और इससे बन गया ठोस मेंटल और क्रस्ट। और ये सतह अब भी ठोस होनी चाहिए, तो नमक वाले ये हिस्से अब भी एक राज बने हुए हैं। हमें इस सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला कि सेरेस पर पिघला हुआ पानी कैसे मौजूद हो सकता है। इस सवाल का जवाब मुश्किल है। एक वजह हो सकती है कि शायद ये शुद्ध पानी ना हो, शायद इसमें कुछ मिला हो। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि शायद सतह के नीचे खारे पानी का समुद्र मौजूद हो। नमक के बहुत ज्यादा जमाव से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है और ये उसे तरल बनाए रखता है। जब एस्टेरॉइड की टक्कर से क्रस्ट चटकता है तो खारा पानी नीचे से ऊपर आ जाता है। तरल तो तेजी से भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक बचा रह जाता है और सतह पर वही सफेद रंग का दिखता है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये पानी अब भी ऊपर आ रहा होगा और नमक को सतह पर ला रहा होगा, खुद भाप बनकर उड़ रहा होगा। यानी कि पिघला हुआ पानी इस वक्त भी सेरेस की सतह के बहुत करीब है। हमारे खोजे ज्यादातर ड्वार्फ प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में काफी दूर हैं, नेपच्यून की ऑर्बिट से भी परे। लेकिन सेरेस एस्टेरॉइड बेल्ट में मार्स और जुपिटर के बीच परिक्रमा करता है। सेरेस की लोकेशन ही सिर्फ इकलौता सुराग नहीं है, ये एक घुसपैठिया भी हो सकता है। आमतौर पर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आसपास मौजूद दूसरी बॉडीज वाले मटेरियल से ही बने होते हैं, लेकिन सेरेस के साथ ऐसा नहीं है। एस्टेरॉइड बेल्ट ज्यादातर सूखी चट्टानी बॉडी से बनी होती है, जिनमें पथरीले भीतरी प्लैनेट्स को बनाने वाले एलिमेंट्स ही होते हैं। पर सेरेस एकदम अलग है। सेरेस एक बर्फीली दुनिया है। ये चट्टानों के बजाय बनी हुई है बर्फ से, और इसके लोकेशन को देखते हुए ये बात अजीब लगती है। सेरेस पर मौजूद बर्फ में केमिकल कंपाउंड्स भी हैं, जो सोलर सिस्टम के शुरुआती बरसों में एस्टेरॉइड बेल्ट में नहीं थे। हमें सीरस के बारे में जितना ज्यादा पता चलता गया, ये और रहस्यमय होता गया। ये पता चला कि सीरस में काफी अमोनिया है और हमें सोलर सिस्टम के अंदरूनी हिस्से के नजदीक अमोनिया कहीं नहीं मिलता। लेकिन ये हमें प्लूटो पर मिलता है, इसके चंद्रमा शेरन पर और जमी हुई काइपर बेल्ट में, जहां हमें दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स मिलते हैं। हमें लगता है कि अमोनिया सोलर सिस्टम के एक बहुत ही ठंडे हिस्से में मौजूद होगी, जहां आज सीरीज है, वहां से भी ठंडी जगह। लेकिन ये एक बड़ी पहेली है कि अमोनिया वाला एक बर्फीला ड्वार्फ प्लैनेट ऐसी जगह कैसे है जहां अमोनिया बन ही नहीं सकता। यहाँ पर मैं पहाड़ों पर हूँ और यहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है। यहाँ से कुछ 1000 मीटर नीचे मौसम काफी गर्म है और इस बात के जरिए हम अपनी सोलर सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं। सोलर सिस्टम की शुरुआती दिनों में जब सूर्य बन रहा था तो अंदरूनी सोलर सिस्टम काफी गर्म था, हालांकि सूर्य बनना शुरू हुआ था। लेकिन जब 4 अरब 60 करोड़ साल पहले सूर्य वजूद में आ गया, तब इसमें आज के मुकाबले ज्यादा एनर्जी थी। तब इसने अमोनिया और हीलियम जैसे हल्के एलिमेंट्स को स्नो लाइन कहलाने वाले पॉइंट से भी आगे पहुंचा दिया।
इसीलिए हम अंदरूनी सोलर सिस्टम में जिस तरह के पथरीले प्लैनेट्स पर रह रहे हैं वो चट्टान और मेटल से बने हुए हैं, लेकिन सोलर सिस्टम में मौजूद कुछ हल्के मॉलिक्यूल्स में कायम रहने की काबिलियत ही नहीं थी। लेकिन स्लो लाइन से आगे जहाँ जुपिटर है उससे परे तापमान काफी ठंडा था। इससे पता चलता है कि सीरीज शायद बाहरी सोलर सिस्टम में बना होगा और फिर अंदर की ओर माइग्रेट करते करते एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूदा जगह पहुंच गया। हम सोचा करते थे कि प्लैनेटरी ऑर्बिट अपनी जगह से हिल ही नहीं सकती, उनकी प्रणाली बड़ी सटीक होती है, वो ज्यादा मूव नहीं करती। लेकिन अब हम जान गए हैं कि ऐसा नहीं होता है। प्लैनेट बनने के शुरुआती दौर में प्लैनेट्स उस गैसियस डिस्क में घूमते रहते हैं जो युवा सूर्य का चक्कर लगाती है, किसी ऐसे बेड़े की तरह जिसे समुद्र का बहाव धकेलता रहता है। सीरीज की अमोनिया बताती है कि ड्वार्फ प्लैनेट्स कम उम्र प्लैनेट्स के साथ कॉस्मिक सागर में इधर से उधर आते जाते रहे। सीरस इस बात का सबूत देता है कि सोलर सिस्टम हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा सक्रिय और उथल पुथल भरे हैं। इस बात के सबूत बढ़ते जा रहे हैं कि सीरस सोलर सिस्टम से काफी दूर बना था और कोई चीज इसे अंदर की तरफ ले आई। तो ऐसा किस चीज ने किया होगा? इसका जवाब है प्लैनेट जुपिटर। बनने के बाद ये विशाल प्लैनेट सूर्य की तरफ माइग्रेट कर गया। इसकी जबरदस्त ग्रेविटी ने सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरी बॉडीज की ऑर्बिट में बाधा डाली। इनमें सीरस भी शामिल था। सोलर सिस्टम बना गैस और धूल की एक डिस्क से, और जब जुपिटर बना तो वो इस मटेरियल के बीच से गुजरा होगा और ऐसे में इसे ड्रैग का सामना करना पड़ा होगा। जब इसकी एनर्जी घटने लगी होगी तो ये सूर्य की तरफ बढ़ने लगा होगा, हालांकि धीमी रफ्तार पर। सीरीज बना सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में ये काइपर बेल्ट से अलग हो गया और जुपिटर के माइग्रेशन के कारण अंदर की तरफ खींचने लगा, और जुपिटर का माइग्रेशन रुकते ही सीरीज का भी माइग्रेशन रुक गया। ये एस्टेरॉयड बेल्ट में एक नई स्थिर ऑर्बिट में स्थापित हो गया। जब आप ये समझ जाते हैं कि कुछ ऐसा अजीब और नाटकीय भी हो सकता है कि सोलर सिस्टम में इतनी दूर कोई ड्वार्फ प्लैनेट बन सकता है, तो आप सोचने लगते हैं कि ऐसा पहले कितनी बार हुआ होगा। क्या ड्वार्फ प्लैनेट्स की ऐसी दूसरी पीढ़ियां भी रही होंगी जो सूर्य की तरफ खींची हो या सोलर सिस्टम से पूरी तरह बाहर फेंक दी गई हो? साइंटिस्ट्स का मानना है कि बहुत सारी चट्टानें और बर्फीले ड्वार्फ प्लैनेट्स अंदरूनी सोलर सिस्टम की तरफ तेजी से आए हों। अगर बाहरी सोलर सिस्टम में ऐसे छोटे ड्वार्फ प्लैनेट्स की आबादी रही हो जिसने अंदर की तरफ माइग्रेट किया हो, तो शायद आज उनमें से सिर्फ एक ही सीरीज जिंदा बचा होगा। तो अगर सीरीज एस्टेरॉयड बेल्ट के अपने नए घर में बस गया है, तो बाकी बर्फीली दुनियाएं कहाँ हैं? ये आइडिया दिलचस्प है कि सीरस बाहरी सोलर सिस्टम से आया होगा, लेकिन ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों होना चाहिए? शायद इस सवाल का जवाब हमारे अपने शरीर के अंदर मौजूद हो। हम बहुत टाइम से ये सोचकर हैरान होते रहे हैं कि पृथ्वी का ज्यादातर पानी आखिर कहाँ से आया। हमारी पृथ्वी सूर्य के काफी करीब है, तो देखा जाए तो यहाँ पानी होना ही नहीं चाहिए था। अगर हम ये समझ जाएं कि सीरीज कहाँ बना और ये आज कहाँ मौजूद है, तो शायद हम ये भी समझ पाएंगे कि पृथ्वी पर हमारी उम्मीद से ज्यादा जो पानी है वो कैसे आया। जब पृथ्वी बनी तो इसकी सतह इतनी गर्म थी कि पानी टिक ही नहीं सकता था। शायद बहुत से ड्वार्फ प्लैनेट्स अपने सफर के दौरान बिखर गए और इससे पृथ्वी पर पानी से भरपूर चट्टानों के टुकड़े बरसे। हैरत की बात है कि जब हम पानी की केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि हमारे शरीर में मौजूद पानी एस्टेरॉइड से ही आया था। पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स अरबों साल से बरसते रहे हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स तो शायद अपने साथ कुछ और भी लाए होंगे। फरवरी 2017 में साइंटिस्ट्स ने सीरीज की सतह पर ऑर्गेनिक मटेरियल मिलने का ऐलान किया। पृथ्वी पर जीवन बसता है पानी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन आधारित मॉलिक्यूल से। ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में हैरानी की बात यह है कि उनमें ये दोनों चीजें हैं। प्लूटो और सीरियस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, सतह के नीचे तरल पानी है, कोई ऊर्जा अंदरूनी हिस्से को गर्म करती रहती है। तो ये नामुमकिन नहीं है कि इन ठंडी बर्फीली सतहों के नीचे जीवन मौजूद हो।
क्या दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स पर भी जीवन हो सकता है? सेडना और माके दोनों पर ही लाल रंग के धब्बे हैं, जिन्हें कहते हैं थोलेंस, यानी ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो जीवन को जन्म दे सकते हैं। इन ड्वार्फ प्लैनेट्स के साथ जो दिलचस्प केमिस्ट्री जुड़ी है, उससे लगता है कि ये सोलर सिस्टम की टेस्ट ट्यूब हो सकते हैं। अगर सोलर सिस्टम में ऐसी छोटी बॉडीज बिखरी पड़ी हैं, जिन पर तरल पानी है या बर्फ मौजूद है, तो वहाँ पर शायद जीवन पनप सकता है। ये चीज किसी दूसरी बॉडी से टकराने पर वहाँ जड़ें जमा सकती है। अब पूरा सोलर सिस्टम ही रहने लायक जगह लगती है और इससे पूरी गैलेक्सी में जीवन के पनपने के लिए एक काफी बड़ी स्टेज बन सकती है, ऐसा लगता है। शायद हमें अपने वजूद के लिए ड्वार्फ प्लैनेट्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अचानक ही हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे छोटी बॉडीज हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प चीजें बन गई हैं। हम इन ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में जितना ज्यादा जानते जाते हैं, उतने और हैरान होते जाते हैं। लेकिन एक ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट भी है जिसका वजूद ही एक रहस्य है। इसका नाम है सेडना, और किसी को नहीं मालूम कि ये हमारे सोलर सिस्टम में क्यों है। मेरी राय में सेडना पूरे सोलर सिस्टम में सबसे अजीब चीज है। ये ऐसी दुनिया है जो करीब 1600 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन ये सोलर सिस्टम में काफी दूर मौजूद है, नेपच्यून से भी आगे। सेडना हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे दूर दराज ऑब्जेक्ट है। अगर आप सेडना की सतह पर खड़े होकर सोलर सिस्टम की तरफ देखें, तो सूर्य किसी चमकदार तारे जैसा दिखेगा। वो इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दिखेगा। प्लूटो की ही तरह सेडना की ऑर्बिट भी अजीब और एलिप्टिकल है। बस फर्क ये है कि सेडना सूर्य से 12 अरब से 150 अरब किलोमीटर तक का सफर तय करता है, और प्लूटो के विपरीत नेपच्यून के करीब होने के कारण इसकी ऑर्बिट के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। सेडना से जुड़ी अजीब बात है इसकी ऑर्बिट। अगर ये किसी भी बड़े प्लेनेट से इतनी दूर है, तो ये ऐसा इलिप्टिकल कैसे हो गया? अगर कोई चीज नेपच्यून के इतने करीब हो, तो उसकी ग्रेविटी उसकी ऑर्बिट पर असर डालकर उसे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में खींच सकती है। दिक्कत ये है कि सेडना नेपच्यून के इतना करीब कभी नहीं आया कि उस तरह के ऑर्बिट में पहुंचता, और इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ और ही चल रहा है। हम जिन चीजों को जानते हैं, सेडना उनसे बिल्कुल मेल नहीं खाता। बाकी ऑब्जेक्ट्स को हम 8 प्लैनेट्स और दूसरी बहुत सी छोटी बॉडीज के जरिए समझ सकते हैं, लेकिन सेडना को इस सब से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और यही किसी अच्छे केमिस्ट्री के लक्षण होते हैं, यानी कुछ और ही हुआ होगा। ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट को आप कैसे बदल सकते हैं? ऐसे मॉडल्स को देखकर लगता है कि सेडना हमारे सोलर सिस्टम में बन ही नहीं सकता था, और इसकी ऑर्बिट बदली है, इसीलिए इतनी इलिप्टिकल हो गई और सूर्य से इतनी दूर भी। और इसका मतलब है कि शायद ये यहाँ नहीं बना, ये कोई अजनबी दुनिया है। तो हमारे सोलर सिस्टम ने कैसे एक अजनबी दुनिया को फंसा लिया? पता चला है कि काफी पहले शायद हमारे सूर्य की टक्कर दूसरे तारों से हुई, और इसका जन्म हुआ एक स्टेलर नर्सरी में, कई दूसरे एम्ब्रियोनिक स्टार्स के नजदीक। तो सूर्य का जन्म हुआ एक बहुत ही सघन इलाके में, जहां एक ही जगह पर एक ही वक्त में बहुत से दूसरे तारे बन रहे थे। ऐसा होना मुमकिन है कि इन तारों के बीच मटेरियल की अदला बदली हुई हो, जो बनते हुए प्लैनेट्स हैं। सेडना भी शायद किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह किसी दूसरे तारे के इर्द गिर्द एक गोल ऑर्बिट में उस एलियन सोलर सिस्टम के मेन प्लैनेट से दूर बना हो। लेकिन अगर वो तारा सूर्य के ज्यादा करीब पहुंचता, तो हमारी ग्रेविटी सेडना को बाहर खींचकर चुरा लेती। ये मुमकिन है कि दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स का दूसरे सिस्टम से अपहरण हो गया हो, और ये एलियन वर्ल्ड्स, एलियन वाटर और ऑर्गेनिक मटेरियल्स को अंदरूनी प्लैनेट्स तक ले गया हो।
ये सोचना बहुत आसान लगता है कि हम अपने सोलर सिस्टम, अपने घर जैसी बुनियादी चीजों को बखूबी समझते हैं, लेकिन जब सेडना जैसी चीज डिस्कवर होती है तब समझ आता है कि अभी भी बहुत कुछ देखना है। सेडना जैसी छोटी छोटी चीजें इतनी दूरी पर स्थित हैं कि हम उनका पता भी नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसी सैकड़ों, हजारों या लाखों चीजें मौजूद हो सकती हैं। सोलर सिस्टम में भी बहुत कुछ है जिनकी खोज अभी बाकी है। सोलर सिस्टम की हमारी समझ बहुत ज्यादा बदल रही है। हाल ही में खोजे गए ड्वार्फ प्लैनेट्स हमें हैरान कर रहे हैं और सबसे मशहूर प्लूटो भी नए राज उजागर कर रहा है। हमारे दिल में सवाल उठ रहे हैं, क्या ये दुनियाएं हमारी दुनिया जितनी ही सक्रिय और जीवंत हो सकती है? पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट्स अपनी छिपी हुई जिंदगियों को उजागर कर रहे हैं। सिरिस की सतह पर मौजूद नमक बताता है कि उसकी सतह के नीचे तरल पानी है, और आगे न्यू होराइजन के मिशन के दौरान प्लूटो पर सतह के नीचे मौजूद ओशियंस का पता चला। हम सोचा करते थे कि पानी सिर्फ गोल्डी लॉक्स जोन में ही हो सकता है, जहाँ इतनी गर्मी नहीं होती कि वो उबल जाए और ना इतनी ठंड कि वो जम जाए, लेकिन अब मामला ऐसा नहीं है। हम अगर अपने सोलर सिस्टम पे नजर डालें तो पानी सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिल जाता है। ये मॉडर्न प्लानिटरी साइंस के जरिए पता चला है कि बाहरी सोलर सिस्टम में ऐसी बहुत सी दुनियाएं हैं जिनमें तरल पानी वाले सब सरफेस ओशंस हो सकते हैं। ये सोचकर दिमाग चकरा जाता है कि हमें दुनियाओं की भीतरी बनावटों को समझने के लिए सिलसिले में काफी दूर आ चुके हैं। सूर्य से इतनी दूर तरल पानी का मिलना साइंटिस्ट को हैरान कर रहा है, और हम इन दूर दराज दुनिया को करीब से स्टडी करने लगे हैं तो सरप्राइज मिलते ही रहते हैं। मागे का साइज प्लूटो के मुकाबले 2/3 है। इसकी सतह मीथेन और इथेन आइस से ढकी हुई है। ये सूर्य की रोशनी से रिएक्ट करके थॉलिन्स नाम के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाती है, जिनसे पनपता है जीवन। इनकी वजह से प्लैनेट दिखता है रेड ब्राउन। इससे और आगे मौजूद है एरिस, जो सूर्य से 14 अरब किलोमीटर दूर है, और इसकी सतह का तापमान है 0 से 204 डिग्री सेल्सियस नीचे। एरिस सचमुच बहुत ही दिलचस्प ऑब्जेक्ट है और हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। शायद ये प्लूटो से काफी मिलता जुलता होगा, लेकिन हमने ये देखा है कि प्लूटो की सतह धब्बेदार है। कुछ ऐसे हिस्से हैं जो काफी ब्राइट हैं, लेकिन कुछ काफी डार्क भी हैं। दूसरी तरफ एरिस पूरी तरह से ब्राइट है। ये सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे चमकदार चीजों में से एक है। ये खुद पर पड़ने वाली 90% रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, और साइंटिस्ट इस बात से हैरान है। इस सिलसिले में एक सुराग मिलता है इसके करीबी पड़ोसी प्लूटो से। इसके ऊपर से उड़ते न्यू होराइजन ने कुछ अजीब चीजें देखी। जब प्लूटो के ऊपर से उड़ान भरी जा रही थी तो वहाँ एक मजेदार चीज दिखी। वहाँ रेतीले टीले जैसी कोई चीज थी। ये बात बहुत ज्यादा दिलचस्प नहीं लग सकती। भला किसी रेत के टीले का होना इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है? सैंड ड्यून्स बेशक नीरस लग सकते हैं, लेकिन वो किसी प्लेनेट की कार्य प्रणाली के बारे में काफी कुछ खुलासा कर सकते हैं। पृथ्वी पर जो रेत के टीले मौजूद हैं, वो प्लूटो के रेत के टीलों से अलग हैं। प्लूटो के रेत के टीले बर्फ के बने हुए हैं, और टीले सिर्फ एक ही चीज से बन सकते हैं, वो है हवा। टीले उस हवा को दर्शाते हैं जो घाटी में चलती है और रेत को अपने साथ ले जाती है, और उसके इतने बड़े बड़े और खूबसूरत टीले बनाती है। हमारा प्लेनेट इतना बड़ा है कि एक एटमॉस्फेयर को थामे रह सकता है। सूरज के आने से हवा गर्म होती है, नीचे से ताजा हवा आकर विंड्स को पैदा करती है। प्लूटो इतना छोटा और सूरज से इतना दूर है कि ना इसका एटमॉस्फेयर होगा, ना हवा और ना ही टीले। सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे की छोटी बॉडीज की तरह प्लूटो के साथ दिक्कत ये है कि इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। ये बहुत छोटा है, तो इसमें जो पतली और हल्की एटमॉस्फेयर गैसेस हैं भी, वो यहाँ टिकते नहीं। होमेया और माके दोनों के ही एटमॉस्फेयर नहीं है। पर जब न्यू होराइजन्स ने प्लूटो पर नजर डाली तो ये ड्वार्फ प्लैनेट्स सूर्य के आगे से निकल रहा था।
तो साइंटिस्ट को वहां गैस की एक हल्की चादर महसूस हुई, यानी प्लूटो का एटमॉस्फेयर है। पर यह एटमॉस्फेयर अस्थायी है। प्लूटो की ऑर्बिट एलिप्टिकल है। कुछ समय यह सूर्य से ज्यादा दूर होती है और कुछ समय पर कहीं ज्यादा करीब और गर्म होती है। तो इससे बनती है गर्मियां और सर्दियां। प्लूटो का एटमॉस्फेयर निर्भर करता है मौसम पर। गर्मियों में ये गर्म होकर इसका एटमॉस्फेयर बन जाता है और सर्दियों में ये एटमॉस्फेयर जम जाता है। सूर्य का सिर्फ एक चक्कर लगाने में इन डॉर्फ प्लैनेट की सतह बहुत ज्यादा बदल सकती है। सूर्य से दूर होने पर इनका एटमॉस्फेयर कंडेंस और कोट हो सकता है, और जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो इसे सतह में खलबली मचने लगती है और ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। प्लूटो इस समय गर्मियों वाले दौर में है। यहाँ की लंबी और जबरदस्त गर्मियों में सतह पर मौजूद कुछ नाइट्रोजन आइस से इसका पतला और हल्का सा एटमॉस्फेयर बन जाता है। ये पता चला है कि बेशक प्लूटो का एटमॉस्फेयर बदला है, पर वहाँ हवा है। ये बहुत हल्की है, पर ये इतनी रफ्तार जरूर रखती है कि बहने पर ये अपने साथ ही कण उड़ा कर ले जाती है। मौसम के इस चक्र से और ज्यादा दूर मौजूद एरिस की चमक के बारे में और पता चल सकता है। एरिस प्लूटो के मुकाबले सूर्य से 3 गुना ज्यादा दूर है, पर अगर नाइट्रोजन वाला कोई एटमॉस्फेयर 3 गुना ज्यादा दूरी पर हो तो नाइट्रोजन सतह पर जमकर ठोस हो जाती है। एरिस ये अंदाजा करा सकता है कि जब यहाँ सर्दियां आई होंगी तो प्लूटो कैसा लगता होगा। गैसेस जम जाती होंगी और इसकी सतह और रिफ्लेक्टिव हो जाती होगी। सर्दियों में प्लूटो के टीले अपनी जगह स्थिर हो जाते होंगे, सतह पर जम जाते होंगे, किसी दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट के बर्फीले स्वरूप से उलट। इसीलिए यहां ज्वालामुखी गायब हो जाते हैं। दूर से ड्वार्फ प्लैनेट सिरिस एक समान और नीरस सा लगता है, लेकिन करीब से इसकी एक बड़ी खूबी दिखाई देती है। जब हमने सीरस की सतह की मैपिंग शुरू की तो हमें एक बहुत ही अजीब चीज दिखी। इसका नाम था अहुना मॉन्स। ये ऊपर उठी अजीब सी पहाड़ी थी जिसकी बहुत ही तीखी साइड्स थी और ये सीरस के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। अहुना मॉन्स सीरीज पर दिखने वाली एक अजीब चीज है। इस पहाड़ की ऊंचाई 5 किलोमीटर है और सीरीज की पूरी सतह पर ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। सीरीज पर अहुना मॉन्स अलग ही दिखता है। इसकी साइड्स तीखी हैं, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो ये काफी कुछ पृथ्वी के ज्वालामुखियों जैसा दिखता है। लेकिन पृथ्वी जियोलॉजिक नजरिए से अब भी सक्रिय है, जबकि सीरिस बहुत छोटा है, तो इसके पिघले हुए कोर को जमकर ठोस हो जाना चाहिए था। प्लैनेटरी साइंटिस्ट नीना लेंजा ज्वालामुखी नजरिए से पृथ्वी की एक बेहद सक्रिय जगह पर जाती हैं। ये है आइसलैंड। ये ड्रोन से माउंट ह्यूवेफ्योर का नजारा लेती हैं। इस ज्वालामुखी की शेप भी अहुना मॉन्स वाली है। तो इस ज्वालामुखी को कहा जाता है रायोलिटिक डोम। इस किस्म का लावा फिशर्स में से दबाव के कारण बाहर आ जाता है और फिर ये गोल सा डोम बन जाता है, जिसे नीचे से ऊपर आ रहा मैग्मा धकेल देता है। पृथ्वी पर मैग्मा धीरे धीरे दरारों से होता हुआ सतह पर आता है, जिससे तीखी साइड वाला कोई ज्वालामुखी बनता है। लेकिन सीरीज जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स इतने छोटे होते हैं कि उनके गर्म कोर में पिघली चट्टानें नहीं होती, जिनसे ज्वालामुखी को ताकत नहीं मिलती। इन छोटी दुनियाओं में जहाँ बहुत बर्फ होती है, पिघली हुई चट्टानें नहीं होती, बल्कि सतह के नीचे तरल पानी होता है, और अगर पानी इन दरारों में से होता हुआ सतह पर पहुंच सकता है तो ज्वालामुखी बन जाता है। लेकिन ये ठंडे पानी का ज्वालामुखी होता है। इन्हें कहा जाता है क्रायोवोल्केनोज। तरल पानी सतह में मौजूद फिशर्स के जरिए बाहर आता है और इसके झटपट जमने से पहाड़ बन जाता है। आप देख सकते हैं कि ये ज्वालामुखी काफी कम उम्र का है और इस पर इरोजन के ज्यादा निशान नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पृथ्वी पर हवा और पानी धीरे धीरे इसे घिस देगी।
सीरीज के क्रायो वोल्केनोस को घिसने के लिए हवा या मौसम नहीं है, तो एक बार बन जाने पर ये सतह पर अरबों साल तक कायम रह सकते हैं। अहुना मॉन्स बहुत अजीब चीज है, क्योंकि सीरीज पर सिर्फ यही एक ऊंचा पहाड़ है। पर ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा कोई एक पहाड़ क्यों होना चाहिए? दर्जनों क्यों ना हो? और ये हो सकता है कि अतीत में सीरीज पर कई क्रायो वोल्केनोस हों, पर आज वो नहीं है। इसको इस तरह समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पृथ्वी पर यही एक अकेला पहाड़ है, पर सिर्फ एक ही पहाड़ क्यों होना चाहिए? इसका क्या मतलब है? इससे एक सवाल पैदा होता है, क्या सेरस पर वोल्केनोस गायब हो रहे हैं? ज्वालामुखी गायब हो रहे हैं? आइडिया ही बिल्कुल साइंस फिक्शन लगता है, और सोचो तो बिल्कुल असली नहीं लगता। भला ज्वालामुखी कैसे गायब हो सकता है? लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट सही है तो कुछ हालात में वो गायब हो सकते हैं। इस मैजिक ट्रिक की कुंजी है ग्रेविटी। ये सॉलिड मैटर को भी खत्म कर सकती है। ऐसा कितनी जल्दी होगा ये निर्भर करता है उस मटेरियल की बनावट पर। अगर आप बीच पर रेत का किला बनाना चाहें तो सूखे रेत से नहीं बना सकते, वो ठहरेगी नहीं। तो उसमें आप थोड़ा पानी मिलाएंगे ताकि स्ट्रक्चर अपनी जगह वहीं टिका रहे। लेकिन अगर आप ज्यादा पानी मिलाएंगे तो किला ढह जाएगा, रेत अपनी जगह नहीं टिकेगी, किला लुढ़क जाएगा। आइसलैंड के पथरीले ज्वालामुखी भी धीरे धीरे अपने ही वजन तले ढहे जा रहे हैं। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मेरे पीछे मौजूद ये पहाड़ धीरे धीरे नीचे की तरफ धंसता जा रहा है। ये धीमी रफ्तार पर हो रहा है, ऐसे टाइम स्केल पर नहीं जिसे हम देख पाएं। ऐसा हो सकता है कि सेरस की सतह पर बहुत सारे क्रायो वोल्केनोस हो, लेकिन अब उनका वजूद नहीं दिखता। तो अगर हम थोड़ा इंतजार करें तो सारे अहुना मॉन्स धीरे धीरे प्लैनेट में समा जाएंगे और कोई वजूद नहीं बचेगा। हो सकता है अहुना मॉन्स हमेशा से अकेला ना रहा हो सकता है ये अपनी तरह का आखिरी हो। दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट से जुड़े हुए भी अभी कई राज हैं जो सुलझाए जाने हैं, जैसे कि उन्हें उनके चंद्रमा कैसे मिले और प्लूटो एक तरफ क्यों झुका हुआ है। अपने बड़े कजिन्स की ही तरह ड्वार्फ प्लैनेट्स के भी अक्सर परिक्रमा करते सैटेलाइट्स होते हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि सभी सबसे बड़े डॉर्फ प्लैनेट्स के इर्द गिर्द चंद्रमा होते हैं। ज्यादातर का एक चंद्रमा होता है। हाउमिया के 2 हैं, प्लूटो के 5 हैं। 4 अरब साल पहले नए नए पनपे सोलर सिस्टम में उथल पुथल थी और ये सूर्य की परिक्रमा करती छोटी बॉडी से भरा था। एक बॉडी युवा पृथ्वी से टकराई जिससे चंद्रमा बना। ऐसी टक्करें सोलर सिस्टम में होती रहती हैं। ड्वार्फ प्लैनेट होमिया अपने से बड़े 2 प्लैनेट के आपस में जबरदस्त तरीके से टकराने से बना और शायद इसीलिए इसका आकार बीन जैसा अजीब है। सभी ड्वार्फ प्लैनेट को जबरदस्त टक्करों का सामना करना पड़ा। हाउमिया का चंद्रमा बड़ा है, एरिस का चंद्रमा छोटा है जो बड़ी टक्कर से बना है। माकी का भी एक चंद्रमा है। इन सबसे बड़ी चीजों के छोटे छोटे चंद्रमा है जो हमें दिखते हैं कि इनसे होने वाली टक्करों के कारण इनके छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बिखरते रहे हैं। ड्वार्फ प्लैनेट के ज्यादातर मून छोटे हैं। ये एस्ट्रॉइड से बड़े नहीं हैं, लेकिन एक चंद्रमा बिल्कुल अलग है। ये है प्लूटो का चंद्रमा शैरन। प्लूटो का चंद्रमा खुद प्लूटो से भी अजीब तरह का है। ये देखने में विचित्र लगता है जैसे किसी ने इस चंद्रमा को तोड़ फोड़ दिया हो और फिर से जोड़ दिया हो। इसका एक हेमिस्फीयर स्मूथ है तो दूसरा उबड़ खाबड़ है। इसमें एक कैनियन है जिसमें साइड में खांचा सा बना हुआ है। ये वाकई अजीब है। किसी टक्कर की वजह से शैरन बना होगा और फिर ये प्लूटो से जुड़ गया होगा, एक दूसरे पर आधारित एक अजीब से रिश्ते में। कई मायनों में आप प्लूटो शेरॉन सिस्टम को एक बाइनरी प्लैनेट के तौर पर देख सकते हैं। सोलर सिस्टम में कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जहां चंद्रमा उसकी तुलना में इतना बड़ा और इतना करीब हो। दूसरे बाइनरी ऑब्जेक्ट्स की तरह प्लूटो और शैरन एक सेंट्रल ग्रेविटेशनल पॉइंट की इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्लूटो और शैरन
एक तरह के ग्रेविटेशनल डांस में व्यस्त हैं और इनकी एक ही साइड एक दूसरे की ओर रहती है। प्लूटो और शेरॉन से जुड़ी एक दिलचस्प बात ये है कि वो आपस में लॉक्ड हैं। जब प्लूटो और शेरॉन बने थे तो शायद वो अपनी ही धुरी पर घूम रहे थे, लेकिन इन दोनों ने अपनी घूमने की रफ्तार घटाई और आपस में लॉक हो गए। इनकी एक साइड लगातार दूसरे की उसी साइड के सामने रहती है। लेकिन प्लूटो का घूमना उल्टी दिशा में है, जैसे कि ऊपरी हिस्सा साइड में घूम रहा हो। इसीलिए प्लूटो के इर्द गिर्द वाली शेरन की ऑर्बिट भी उल्टी है। सोलर सिस्टम में लगभग हर प्लैनेट का एक ऑर्बिटल एक्सिस होता है जो लगभग एक ही दिशा में रहता है, जबकि प्लूटो का एक्सिस नीचे 120 डिग्री पर झुका हुआ है। तो क्या शेरन ने प्लूटो को खींचा, या फिर ये झुकाव उस टक्कर के कारण है जिससे शेरन बना? इस सिलसिले में एक सुराग तब मिला जब न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के दिल की तस्वीरें भेजी। जब न्यू होराइजन्स प्रो प्लूटो के नजदीक पहुंचा तो उसने स्पेसक्राफ्ट की दिशा वाले प्लूटो के हिस्से की तस्वीर भेजी, जहां दिल के आकार वाला एक विशाल इलाका था। ये था स्पुतनिक प्लेनेशिया, सफेद रंग का एक चमकदार दिल जो प्लूटो की गहरी रंग वाली सतह पर दिख रहा था। हमें जब इसका क्लोजअप मिला तो हम हैरान रह गए। मैं तो जैसे चीख ही पड़ा था, इससे मुझे इतना शॉक लगा था। मुझे याद है मैंने कहा था, ओ माय गॉड, यहाँ तो क्रेटर्स ही नहीं है। ये जगह किसी जमी हुई झील जैसी स्मूथ है। इससे अंदाजा हो रहा था कि यहाँ प्लूटो की सतह के नीचे कुछ तरल है, कुछ बह रहा है और हमें बस उसकी जमी हुई ऊपरी परत दिख रही है। वहाँ तो ऐसे कन्वेक्शन सेल्स भी हैं जहाँ बर्फ गर्म होकर शायद फैल रही है। इससे जाहिर होता है कि इसके नीचे एनर्जी का कोई स्रोत है, और ऐसा भी हो सकता है कि बर्फ के नीचे पिघले हुए पानी का एक विशाल बेसिन हो सकता है कि स्पुतनिक प्लेनेशिया ने सतह के नीचे पिघले पानी का एक विशाल सागर छिपा रखा हो। साथ ही प्लूटो की सतह पर ये एक विशाल निशान भी है। स्पुतनिक प्लेनेशिया की शेप और साइज को देखकर ऐसा लगता है कि कोई चीज बड़े जोर से प्लूटो से टकराई होगी, जिसके कारण ये निशान बन गया। कहीं सतह के नीचे मौजूद पानी और इस टक्कर की वजह से तो प्लूटो इस तरह मुड़ा हुआ नहीं है। एक थ्योरी के मुताबिक कोई चीज प्लूटो के ऊपरी हिस्से से टकराई, इससे सतह टूटी और पानी बाहर आने से क्रेटर भर गया। इस तरल पानी से प्लूटो का संतुलन गड़बड़ा गया और शेरन के साथ अपने इस ग्रेविटेशनल डांस के कारण दिल जैसा ये भारी हिस्सा उल्टी दिशा में घूम गया। एक आइडिया ये है कि ये स्पुतनिक प्लेनेशिया ये जगह इसलिए बनी क्योंकि यहाँ टक्कर से बने विशाल बेसिन में बर्फ इकट्ठा हो सकती थी। पर अब ये पक्का नहीं है कि ये मामला ऐसा है या नहीं है। ड्वार्फ प्लैनेट को भी बेजान माना जाता था, पर इन्होंने कई राज सामने रखे हैं। इन्होंने हमारे तमाम अनुमानों को चुनौती दी है, जबकि हमने तो अभी उनकी सतह को जरा सा ही खुरचा है। अभी और बहुत से ड्वार्फ प्लैनेट्स को खोजा जाना बाकी है। पता नहीं वो हमें कौन कौन से सरप्राइज देने वाले हैं। हमें ड्वार्फ प्लैनेट्स की असली संख्या पता नहीं है क्योंकि ये अब भी मिल रहे हैं, पर मुझे लगता है कि प्लूटो से आगे 100 से 200 ड्वार्फ प्लैनेट तो होंगे और सोलर सिस्टम में और आगे जाने पर ऐसे कई प्लैनेट्स मिल सकते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स शायद हमें सोलर सिस्टम में मिली सबसे दिलचस्प चीजें हैं। इनमें विविधता है, ये जियोलॉजिकल एक्टिव है, इनमें तरल पानी है, छोटे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इनकी अहमियत नहीं है या इनकी अनदेखी कर दी जाए। इनका भी अपना महत्व है। मेरे लिए ये बात बेहतरीन और सबसे एक्साइटिंग है। हम कुछ साल पहले जिन नई दुनियाओं के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो आज नजर आ रही हैं। ये है साइंस।